तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को जिन्होंने पेपर 1 में एनरोल किया है उनको जो है बाद में देखने को मिल जाएगी। पेपर 1 की क्लास भी आपको है, रिकॉर्डिंग्स बाद में अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पर ही। तो इसलिए पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, दोनों में आपको ये चिंता नहीं करनी कि सर हमारी क्लास छूट गई या क्लास का टाइम हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्लास का टाइम किसी के लिए हो सकता है अच्छा हो, किसी के लिए हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो, क्योंकि सारे टाइम सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकते। तो रिकॉर्डिंग हर क्लास की, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सभी की आपको विद इन 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, जैसे क्लास हुई है 2 बजे खत्म होगी तो एटलीस्ट 3 बजे के आसपास या उससे पहले ही आपको क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी जाएगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस जरूर देखते रहें, या तो लाइव क्लास देखें या फिर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स को देखें, परंतु जुड़ना डेली है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पूरे जो है 5 से 6 महीने का जो सिलेबस हमें कवर करना है, डेली 1 घंटा एटलीस्ट। तो इसी तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मान लीजिए आप 2-3 क्लास में नहीं आए ना, आपने रिकॉर्डिंग देखी, तो आगे की क्लासेस आप जोड़ नहीं पाएंगे अपने आप को ना, कॉन्सेप्ट जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये निश्चित करें कि क्लास में कंटिन्यूटी बना करके रखें, अपनी निरंतरता बना करके रखें, ताकि हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को भी मिलाएं। क्योंकि पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा लगभग अनटच रहता है। कभी हम बीए, एमए या फिर जो हमने 10th या 12th किए, कभी भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड नाम की चीज नहीं पढ़ते कभी भी। या कोई अगर विशेष सब्जेक्ट है, किसी का बीएड वगैरह किया है तो वो पढ़ लेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड है या कंप्यूटर आईसीटी है, वो भी नए के बराबर पढ़ा जाता है। हालांकि कंप्यूटर चला हम सभी लेते हैं, परंतु जो पढ़ने वाली चीजें हैं, जो क्वेश्चन बनाती है हमारी, वो चीजें हम नहीं देखते ना। तो उन चीजों को जो अगर आपको करना है अच्छे से डेप्थ में, तो उनको जो है डेली कंटिन्यूटी बना करके रखनी पड़ेगी। ओके, पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हमारे यहाँ है ना। पेपर 1 है जनरल एप्टीट्यूड। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है पहले से, यूजीसी नेट ऑनलाइन ऐसा लिखेंगे और सिलेबस लिख देंगे, तो इस नाम से जो भी वेबसाइट आएगी UGCnetonline.in या .com के नाम से जो भी वेबसाइट आएगी, सबसे पहले उसी पर जाएंगे और फिर आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा वहां से। ठीक है, ओके, ओरिजिनल सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे सिलेबस आपके सामने लगाया है पेपर 1, और ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों है पेपर। तो सबसे पहले ये हमारे लिए पेपर 1 है क्यों, क्या मायने हैं इसके, क्या इन फ्यूचर आने वाले, या केवल क्वेश्चन पूछना। जैसे सब्जेक्टिव हमारा पेपर 2 है, उसका काम ये है कि हमारा जो है एग्जाम जो होगा उसमें ये जानना कि आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति कितनी निष्ठा है, मतलब कितना जानते हैं अपने सब्जेक्ट को, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे अपना सब्जेक्ट। दूसरा, आप अब नेट या जेआरएफ करेंगे एग्जाम के बाद में, है ना, एग्जाम क्रैक करते तो नेट करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों ही करते हैं। इन दोनों के आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। हालांकि इनके बिना भी पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, वो एक सेकेंडरी बात है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब रिसर्च की नॉलेज है या नहीं है आपको। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टीचर बनना है आपको, टीचिंग करनी है आगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो टीचिंग का बोध होना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है आपको। खराब से खराब विद्यार्थी है उसको कैसे पढ़ाना है, शरारती बच्चा उसको कैसे पढ़ाना है, या आपको अदर टीचिंग एड्स वगैरह के बारे में आपको सारी चीजें पता हो। रिसर्च करनी तो आपको रिसर्च के बारे में सब कुछ पता हो, और टीचिंग और रिसर्च दोनों करना है तो इसमें कुछ मैथमेटिकल्स आइडियाज भी लगते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो इसलिए डीआई भी है इसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स भी है ना, और आपके टेक्निकली हर तरह की इसमें प्रमाणों की भी सहायता ली जाती है। माने 10 यूनिट है, 10 में सारी चीजें वो है जो आपके पढ़ने के दौरान, पढ़ाने के दौरान या फिर रिसर्च करने के दौरान, दोनों ही समय आपके काम आएंगी, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर 1 का, वो देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी, कि आपके अंदर टीचिंग करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। एग्जामिनर ये जांचना चाह रहा है, तभी तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनाएंगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो हम क्यों बनाएं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, या रिसर्च करने की क्षमता ही नहीं है तो आपको हम क्यों एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है लगभग 40,000 के आसपास पर मंथ हम क्यों प्रोवाइड करवाएं, है ना। तो उसकी कैपेबिलिटी को जांचना है। ये आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी टीचिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा और रिसर्च की एबिलिटी भी आप में इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस एंड एग्जिबिट कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमता माने दिमाग में कितनी बौद्धिक क्षमता, विच इंक्लूड कॉम्प्रीहेंशन, इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी है, एनालिसिस भी है, इवेल्युएशन भी है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी आएगा आपका, रीजनिंग भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं। कैंडिडेट आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अवेयरनेस, जीए, है ना, जनरल अवेयरनेस, जो कि पीपल एंड एनवायरमेंट का टॉपिक होगा, उसके अंतर्गत आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज वर्तमान में क्या क्या चीजें बनी है, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है नया काम ना, इसके बारे में भी पता हो। पीपल एंड एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी, या वो जीवन में हमारे क्या प्रभाव डालते हैं, उनसे रिलेटेड बातें आपसे पूछी जाएंगी इस पेपर 1 में, और उसी तरीके से ये सिलेबस डिजाइन किया गया है।
तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखो, सभी बच्चों ने हो सकता है देख लिया हो, बाकी मुझे लगता है कि जनरली बच्चा सिलेबस नए के बराबर ही देखता है जब तक उसे कहा ना जाए कि सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपकी लिमिट्स तय करता है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। पता लगता है कि कभी कभी हमारे अंदर हाथ बुक लग गई, एक टीचिंग एप्टीट्यूड की बीएड की लग गई, वो अपने आप में ही 200-300 पेजेस की बुक है, वो बुक पढ़ने लग गए, कोई सीमा ही नहीं है सर उस बुक की, है ना। तो सीमित होना है आपको शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऐसी शब्द मिलेंगे आपको अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग के लिए क्या क्या है। फिर लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर बोले तो आप लोग, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, लर्नर का दूसरा नाम स्टूडेंट रहेगा, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें है ना, हालांकि हमें पता है ये बात, बट फिर भी जब तक हमें बताया ना जाए ना तो एग्जाम में हम कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। लर्नर मीन्स स्टूडेंट, और टीचर का मतलब सर जो टीच कर रहा है ना, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप लोगों को, वो टीचर है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर, कि हमें ऐसे अडोलसेंस जो होते हैं किशोर विद्यार्थी, और अडल्ट बोले तो वयस्क विद्यार्थी, उनमें क्या अंतर होता है, उनके क्या क्या स्पेशलिटीज होती है, उनके बारे में जानना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, ऐसे कारक जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप टीच कर रहे हैं केमिस्ट्री, आप केवल थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, सर कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों को। आप योग पढ़ा रहे हैं, केवल और केवल क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, केवल जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्लास में थ्योरी चल रहा है, तो आपको आसन जरूरी नहीं कि आ जाए हर चीज। तो चीजें अफेक्ट करने वाली क्या क्या चीजें हैं, टीचर की कैपेबिलिटीज, टीचर को भी आता है या नहीं आता, लर्नर जो है वो उसका लेवल क्या है, ये सारी चीजें। या स्पोर्ट मटेरियल की आप केवल सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, या जो है अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी उनको करवा रहे हैं ना, धरातल पर भी करवा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, माइक एक्सेट्रा की बात आएगी, या एनवायरनमेंट जो क्लासरूम होगा, क्लासरूम में दे रहे हैं या फिर कहाँ पर टीचिंग करवा रहे हैं आप। मेथड्स ऑफ टीचिंग, और कुछ नया स्वयं एक शब्द देखेंगे, स्वयं या स्वयं प्रभा क्या चीज़ है, मूक्स क्या चीज़ है, इनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। ये है हमारा पेपर 1 में पहला यूनिट टीचिंग का। दूसरा टीचिंग जैसे ही हुई तो हमारी रिसर्च की डिमांड है एग्जामिनर की नज़रों में कि रिसर्च भी पता हो हमें। तो रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में हमें मीनिंग, टाइप्स, ये हमारा एमए मास्टर जब हम करते हैं, एमए या एमएससी जो करते हैं, उसमें हमारा थर्ड सेम के अंतर्गत लगभग हर जगह थर्ड सेम ही पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ विश्वविद्यालय होंगे शायद वहां पर सेकंड सेम में पढ़ा दिया जाए, अदरवाइज थर्ड सेम या फोर्थ सेम में हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं लास्ट में। और एक डॉक्टर अमृता मिश्रा जी, एक हमारा वो भी बनता होता है जिसको क्या बोलते थे, लास्ट में एक बुक पब्लिश करवाते हैं ना थीसिस टाइप के, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, डेजर्टेशन, है ना। अमृता मिश्रा मैम, डेजर्टेशन तो सुना होगा, ऐसा एक बनाते होते हैं, फील्ड वर्क जिसको बोल देते हैं, कहीं कहीं पर फील्ड वर्क के नाम से जाना जाता है उसको, कि आपको प्रैक्टिकली नहीं करवाया, प्रैक्टिकली करना होता है, लिखना नहीं होता। माने थीसिस जो पीएचडी में बनानी है, उसकी भूमिका जो है आपको एमए एमएससी में ही बनवा देते हैं कि ऐसा बना करके लाओ आप, डेजर्टेशन जिसको बोलते हैं, बनाते हैं। तो वो एक रिसर्च का ही एक आधारभूत होता है ना। मीनिंग, टाइप्स, रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऐसी टेक अप्रोच आएगी आपके सामने। एक मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च के कौन कौन सी, कैसी कैसी रिसर्च है, स्टेप्स क्या है रिसर्च के, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन, आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये जो आपकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो कंप्यूटर वाली जो चीजें आ गई जितनी वो सारी की सारी आपकी टीचिंग में भी यूज होंगी, रिसर्च में भी यूज होंगी। और आगे थर्ड यूनिट है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये वो चीज है जो आपका जनरली कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे इस बार आया था एनवायरमेंट से रिलेटेड, इस बार जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया था उन्होंने देखा हुआ कि एनवायरमेंट से रिलेटेड आया हुआ था, है ना, कुछ ऐसा कुछ आया हुआ था, किसी बच्चे ने बताया मुझे, ऐसा पैराग्राफ आया हुआ था, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है सर, है ना। माने जनरल अवेयरनेस से जुड़े रहना है, या तो आप वहां पर पढ़ करके एग्जाम में तब उत्तर दे सकते हैं, एग्जाम में बैठे बैठे ही, अदरवाइज आपको जो है थोड़ा सा जनरली आप न्यूज सुनेंगे डेली, तो उनसे भी आप जोड़ पाएंगे इन चीजों को। थर्ड यूनिट बिल्कुल ही मतलब एक तरह से आप लोगों के हाथ में है पूरा का पूरा, आप लोगों को इसको रेडी करना है अपने आप में, ठीक है। इसके बारे में हम तैयारी नहीं कर सकते पहले से। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन, ये हमारा पढ़ना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पढ़ना होगा। इफेक्ट, वर्बल और नॉन वर्बल क्या चीज होती है, इंटरकल्चरल या ग्रुप में कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, बैरियर क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, मास मीडिया और सोसाइटी ये वर्ड क्या चीज है, इनके बारे में पढ़ना होगा 4 यूनिट में। पहला टीचिंग, दूसरा जो है रिसर्च, तीसरा हमारा कॉमन है कॉम्प्रिहेंशन, सभी के लिए बराबर रहेगा, नई चीज रहेगी, चौथा जो है हमारा कम्युनिकेशन, पांचवा जो होगा हमारा मैथ्स आ जाएगा, मैथमेटिकल और रीजनिंग जो चीज होगी वो सारी आ जाएगी। टाइप्स ऑफ रीजनिंग आ गया, नंबर सीरीज हो गया, कोई सीरीज को अरेंज करें या उसमें से गलत अक्षर छांटें, लेटर सीरीज आ गई, कोड्स आ गए, रिलेशनशिप्स आ गए, या फिर हमें लाभ हानि की चीजें हैं, फ्रैक्शन वाली हो गई, या डिस्काउंट हो गया,
है ना, एवरेजेस हो गए। ये जो प्रश्न है हमारी कहाँ मिलेंगे, यूनिट 5 में, है ना, यहाँ पढ़ना होगा हमें। और आगे बात करें युक्ति युक्त तर्क, बोले तो ये 6th यूनिट है हमारा, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। योग के हम विद्यार्थी हैं या फिलोसफी के हैं, डॉक्टर अमृता मिश्रा मैम फिलोसफी के हैं हम, चाहे योग के हैं, दोनों ही विद्यार्थियों को ये फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम योग या फिलोसफी दोनों में हम प्रमाणों को पढ़ते हैं। पेपर 2 में, पेपर 2 के अंदर हम दर्शन पढ़ेंगे, दर्शनों से को पढ़ने से पहले हमें प्रमाणों की आवश्यकता है। तो प्रमाण जो है हमारे पेपर 1 में भी काम आएंगे हमारे, मतलब कि यहां पर भी हमने काम आ गया, एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक हमारा पेपर 1 में भी काम हो गया और पेपर 2 में भी काम आ गया। जैसे इस बार प्रश्न आया था डॉक्टर सुमन कांता मैम कि एक मोटा संत जो है दिन में खाना नहीं खाता है ना, इस प्रकार के वाक्य में किस प्रकार का प्रमाण आपको दिखाई देता है? तो मोटा संत, है ना, हालांकि हमने देवदत्त किया था कि देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, फिर भी वह मोटा होता जा रहा है, परंतु ये प्रश्न आया था। तो कौन सा प्रमाण होना चाहिए? डॉक्टर रेणु डबराल मैम, इतना सा वाक्य लिखा हुआ था ना, ऐसा ही कुछ कि एक मोटा संत जो है, मोटा संत दिन में भोजन नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है। इसमें कौन सा प्रमाण आप कल्पना कर सकते हैं? ऑप्शन में अर्थापत्ति था, अर्थापत्ति, अनुमान आदि था। अर्थापत्ति बोले तो कि संत है वो मोटा है और वो दिन में भोजन नहीं करता, तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं इसमें कि अगर मोटा है तो वो मोटा क्यों है सर, है ना, ऑप्शन जैसे होते हैं ना उसके हिसाब से। तो मोटा है तो इसका मतलब फिर वो, हाँ जी, अनुमान होगा सर। नहीं नहीं, अनुमान नहीं होगा ना। अनुमान के लिए हेतु साध्य का निकटतम संबंध होना चाहिए, व्याप्ति संबंध। इसमें व्याप्ति संबंध है किसी चीज में? अर्थापत्ति कर रहे हैं। मैंने कहा कि वह दिन में खाना नहीं खा रहा, है ना, इसका मतलब आप क्या कल्पना करते हैं? इसकी रात में खाना खाता होगा फिर, है ना, दिन डलने के बाद में दब के खाता होगा, इसलिए वो आज भी मोटा है। परंतु व्याप्ति संबंध नहीं है ऐसा कि वो रात में पक्का ही खाता होगा, शाम को खाता हो सर, क्या पता, क्या पता वो झूठ ही बोल रहा हो, कुछ भी चीज हो। मतलब ये है कि इसमें हमने अर्थापत्ति, अर्थ कल्पना कर ली कि वो रात में खाना खाता होगा, तो ये अर्थापत्ति था ना इसका उत्तर। आया समझ में कुछ? अर्थ में आपत्ति, हाँ जी सुमन कांता मैम, ठीक है, ये प्रश्न था हमारा, इस बार आया था। तो ये प्रमाण जो है हमने पढ़े पेपर 2 में थे या पेपर 1 में, दोनों में हमारे काम आएंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आएगी, AEIO वाले वाक्य आएंगे, AEIO, ये भी एक प्रश्न आया था इस बार 100%। मुझे लगता है सभी बच्चों ने ठीक किया होगा जिन्होंने पढ़ा था भाई पेपर 1, है ना। सुमन कांता जी, ठीक था क्या आपका ये प्रश्न? 3 से 4 दिन हमने लगाए थे इस AEIO को करने में, और ये प्रश्न है ना जनरली ठीक नहीं होता वैसे, जब आपका सर बिल्कुल सही हुआ था सर। थैंक यू सो मच मैम। तो जब, हाँ, लॉजिक लग, थैंक यू मैम, जब लॉजिक लग जाए, हाँ जी मैम, डॉक्टर सुमन कांता मैम, तो लॉजिक जब लग जाता है ना, बिल्कुल सही हुआ था सर, अच्छा थैंक्स आपको सर। ओके ओके, तो जब लॉजिक लग जाता है ना आपका, अच्छे से पढ़ लेंगे इस चीज को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पेपर 1 में एक एक क्वेश्चन आपका बहुत कीमती है, आपको पढ़ना वास्ट है, आप 1000 चीजें पढ़ेंगे तब जाकर के आपको एक प्रश्न की आपकी गारंटी होगी कि एक प्रश्न मेरा सही हो जाएगा, है ना, कि 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में ऑल ओवर, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आने, तो जितना पढ़ेंगे उनमें से लगभग कोई भी चीज पढ़े आप, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाएगा कहीं ना कहीं से। पेपर 1 जो है ऐसा है जिसमें ज्यादा पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन जो है बनने की संभावनाएं कम होती जाएंगी, है ना। तो खैर जो भी है, तो इसमें जो है आपको AEIO वाला पढ़ना है, मूड एंड फिगर ऐसा कुछ पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलिसिस पढ़नी होगी। ये अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या चीजें हमारे बाहर की चीजें हैं, ऐसा लग सकता है, परंतु जब लास्ट में आप उतरेंगे सिलेबस में, लगभग आपके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 है DI। इसको हम जो है अलग से नए पढ़ करके हम क्या करेंगे, यूनिट 5 जो हमारा देखा हमने, रेणु डबराल मैम, यूनिट 5 क्या है? मैथमेटिक्स है ना। इसी के अंदर मैथ का अगला बड़ा हुआ रूप क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। नॉर्मली एवरेज हमें एक प्रश्न में मांगी जाएगी, वो एक में ना मांग करके एक चार्ट दे दिया जाएगा, उसी में हमें लाभ हानि या जो भी एवरेज एक्सेट्रा या मार्क्स का परसेंटेज वगैरह निकालना होगा, सारा का सारा। 7th यूनिट मतलब 5वां और 7वां यूनिट हमारा एक तरह से कॉम्बाइन हम करेंगे, एक साथ करेंगे, है ना। ये 7वां यूनिट कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में, 5वां एक अपने आप में संपन्न है, उसी में सब कुछ आ जाएगा हमारा, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ उसी में सारी चीज हो जाएगी। 8th यूनिट की बात करें तो 8th क्या है हमारा? ICT, है ना, ये है हमारा कंप्यूटर वाला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें क्या करेंगे हम, सारा कंप्यूटर की बातें होगी, ईमेल क्या चीज होती है, ICT कंप्यूटर में क्या क्या चीज होती है, ये यहां पर देखो जनरल एब्रीविएशन, बोले तो फुल फॉर्म आपको याद करनी है सारी सारी। जैसे CPU दे दिया, CPU बताओ भी फुल फॉर्म। और ये काम कब करेंगे आप लोग? ये काम कंचन तिवारी मैम, ये काम जब मैं पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल नहीं करने वाले आप, कब करेंगे?
आज से और अभी से करेंगे। आपके पास बुक होगी पेपर 1 की, नहीं है तो मैं पीडीएफ एक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पुराना एडिशन है, उसमें आपको फुल फॉर्म दी रही होंगी, वो आज से ही 2-2, 4-4, 5-5 करके जो है फुल फॉर्म आपको रटनी शुरू कर देनी है ना, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे लगभग पूछी जाती है। शायद इस बार भी कोई पूछी गई थी क्या फुल फॉर्म, या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा पूछा गया था। पूछा गया था क्या? हाँ तो हाँ जी, सर थे जी सर, पूछा गया था, मैच करने थे और फुल फॉर्म हाँ थे सर। हाँ हाँ ठीक है। तो फुल फॉर्म लगभग आपसे पूछी जाती है, और वो आईसीटी की यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल की जनरल एब्रीविएशन आपको लानी ही लानी है ना। मतलब फुल फॉर्म जो भी आप आईसीटी को ही दे दिया सिलेबस से उठा के, आईसीटी बताओ किसके लिए है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी चीजें बुक में दी रही है, वहीं से आती है। सीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की टर्मिनोलॉजी आ गई, बेसिक इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है, डिजिटलाइजेशन का, आईसीटी और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस प्रकार से आईसीटी का यूज कर रही है। आईसीटी हर यूनिट में किसी न किसी रूप में रहेगा ही रहेगा, उसके बिना कुछ कल्पना ही नहीं हमारी। फिर आता है पीपल एंड एनवायरमेंट, ये भी इस बार क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल समझदारी के प्रश्न थे, है ना। आप रट्टा तो नहीं लगा सकते, इनको समझदारी से यूज करते हैं। कुछ गैसेस दी हुई थी, उनको भी मिलान करना था कि बताओ किस किस से कौन सी गैस निकलती है। तो 2-4 चीज का पता है आपको, क्लियर कर देते हैं आराम से ना। पीपल एंड एनवायरमेंट दिखने में बड़ा है, वास्ट, बट है ये छोटा ही पढ़ने लायक और कॉमन चीज है, साइंटिफिक है पूरा का पूरा। अनुमान नहीं लगाना, जो चीजें दी गई उतने में काम चल जाएगा अपना, ठीक है जी। उसके बाद में उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो है हमें स्वतंत्रता से पहले क्या चीज थी, है ना, क्या चीज थी, स्वतंत्रता के बाद में क्या है लर्निंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, ओरिएंटल लर्निंग, कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल, ये जो चीजें हैं, प्रोफेशनल स्किल एजुकेशन, क्या क्या चीजें हैं, पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या क्या आ रही हैं शिक्षा में नई नई, तो उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह 10वें यूनिट में यहाँ पढ़ना होगा। सारी चीजें हमारी इजी हो जाएंगी, बट तभी इजी होंगी जब आप खुद भी पढ़ रहे होंगे। और पेपर 1 जो है, ये ध्यान रखना, पेपर 1 कितने हैं टोटल, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट। 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 प्रत्येक यूनिट से, बराबर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसा कभी कभी फील हो जाता है कि सर कंप्यूटर से ज्यादा आ गया। कंप्यूटर से ज्यादा आने का मतलब क्या है कि सर वो एक्चुअल कंप्यूटर से नहीं है, वो हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज है। हायर एजुकेशन में भी आईसीटी का यूज है, टीचिंग में भी आईसीटी का यूज है, स्वयं मूक्स के रूप में, है ना, स्वयं प्रभा के रूप में, और रिसर्च में तो है ही है कंप्यूटर का यूज सर आज के टाइम में, तो है ना। आपको जो भी फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर के रूप में, एसपीएसएस वगैरह इस तरीके की कोई चीजें फाइंड आउट करनी है, वो सारी चीजें वहां पर है। हाँ, इस पर एसपीएसएस की फुल फॉर्म आई थी, एक स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ऐसा कुछ करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंप्यूट करते होते हैं, चर्चा की थी हमने लास्ट टाइम क्लास में। खैर, तो हर क्वेश्चन से 5-5 जो है प्रश्न आने हैं। तो 10 यूनिट है, 10 से 10 50 क्वेश्चन बनेंगे अपने, 50 के 50 आपके इंपॉर्टेंट होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, 150 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 100 आपके सब्जेक्ट के, जो योगा का होगा या जो भी आपका एक्स वाई जेड सब्जेक्ट है, मूल पेपर जो है आपका, और एक 50 पे जो है जनरल पेपर रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड का। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 के 150 अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, सारे ही करने हैं आपको। और नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होती नेट जेआरएफ के पेपर में, अभी तक नहीं है, इन फ्यूचर आए तो अलग बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखें लास्ट टाइम तक, है ना डॉक्टर कविता मिश्रा जी, लास्ट टाइम तक ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न हमें एग्जाम में खाली नहीं छोड़ना है। ये दिमाग में आज से ही बना लें कि चाहे हमारे प्रश्न का उत्तर आता है या नहीं आता, डोंट वरी, एक भी खाली नहीं छोड़ना है प्रश्न पत्र को, है ना, ये ध्यान रखें, ठीक है सर। और ये बात आपके लिए नहीं है, दृष्टिवान छात्र है ना, जिनके दिक्कत होगी तो उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरी बात, यूनिट 10 हो गए हमारे, 10 यूनिट में से आपको जो है 5वां और 7वां एक तरह से एक ही है। तीसरा यूनिट आपके पढ़ने लायक नहीं है, आपको जो है डेली रूटीन में जो न्यूज वगैरह सुनेंगे या फिर वहां पर ऑन द स्पॉट जैसा पैराग्राफ आ गया उसी के बिहाफ पर आप निकालेंगे क्वेश्चंस को, वो है। तो असल में हमारे पास यूनिट की बात करें तो 7 से 8 यूनिट है सर, टोटल 7 से 8 यूनिट ही है, इन्हीं को हमें करना है। तो 5वां और 7वां तो एक कर दिया ना, मर्ज कर दिया हमने हमारी तरफ से, एग्जामिनर ने तो अलग अलग बांटा है, छांटा है इसको, बट हम एक साथ करेंगे इन चीजों को। खैर, ये चीजें आ गई। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे की भूमिका बनाते हैं। आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। सिलेबस के बारे में किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड। रिंकी मैम, रेनू जी, सिलेबस से रिलेटेड, दिव्या चौधरी जी, पूजा सैनी मैम, नहीं सर। ओके, भारती जी, थैंक यू। तो ये सारी चीजें हैं, यूनिट 10 है हमें, है ना, 10 के 10 50 क्वेश्चन बनने हैं, अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, पेपर 2 जो है हमारा, वो फैक्ट्स का प्रश्न है, फैक्ट्स का। आपसे पूछा गया पश्चिमोत्तान आसन के क्या लाभ है हठ प्रदीपिका के अनुसार,
तो हठ प्रदीपिका में रेणु जी आपको जो 4 लाभ बताए गए उनके अलावा आप 5वां लाभ नहीं सोच सकते। जैसे आप अनुमान नहीं कर सकते सर पश्चिमोत्तानासन का लाभ तो ये भी है कि उससे लंबाई बढ़ती है, ऐसा नहीं है सर। हठ प्रदीपिका में नहीं कहा तो आपको नहीं ही जानना है ना, समझ गए। जितना उसमें कहा गया उतने ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 जो है आपकी सारा समझदारी का खेल है। आप पढ़ के गए सर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बहुत ज्यादा चीज, प्रश्न आ गया कि बताओ एक अच्छे टीचर के गुण क्या है, ऑप्शन आपको उसी तरीके से दे दी कि अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में जाकर के प्रत्येक बच्चे से पूछता है कि दूसरे टीचर ने कैसा पढ़ाया, है ना। इस बार ऐसा प्रश्न का ऑप्शन था इस तरीके का, तो ये चीज तो नहीं हो सकती। ये आपकी समझ का खेल है सारा का सारा। पेपर 1 जो है फैक्चुअल है, 50% आप फैक्चुअल मान सकते हैं, फैक्ट्स पर आधारित है कि आपको किसी की फुल फॉर्म याद करनी है, किसी चीज का कोई टाइप्स क्या है, कुछ चीजें क्या है, बाकी चीजें आपकी सारे समझदारी का काम होगा, समझदारी का, समझ पर आधारित होगा कि इनको मिलान कैसे करें, क्या क्या चीज करें, क्या चीज है या क्या चीज नहीं है, अपनी समझदारी पर। 50-50 है पूरा पेपर 1, पूरा का पूरा कॉमन सेंस का तो प्रश्न सर होगा। इसमें तो फिर हाँ जी, इसमें तो सर फिर वो चीज हो जाती है ना कि एग्जामिनर क्या मानता है उस पर डिपेंड कर जाएगा फिर ये तो। हाँ, आपको ऑप्शन कैसे दिया मैंने बताया ना, एक प्रश्न आया होता है इस बार कि अच्छे टीचर के गुण बताओ, कि वो टीचर क्लास में जाकर के पूछेगा कि दूसरे टीचर ने कैसे पढ़ाया। ये सर नहीं हो सकता, ये तो हमारी कॉमन सेंस है। ये अच्छा टीचर थोड़ी होता है कि वो दूसरे टीचरों की मतलब सुने कि क्या क्या पढ़ाया क्या नहीं, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा उसमें से ऑप्शन ना। तो इस तरीके से अपने को इंक्लूड और एक्सक्लूजन जो है वो क्राइटेरिया जो वो चीज जो है ज्यादा बढ़ जाती है पेपर 1 में हमारा, वो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। इंक्लूड, कुछ ऑप्शन को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, सोच सोच करके कुछ को हमें एक्सक्लूड कर देना होगा, फिर अपना उत्तर जो है निकल जाएगा कूट में से, कोड्स जो दिए रहते हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से चलना पड़ेगा हमें। खैर समझ में आ गई। अब हम सीधा चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। सिलेबस हमारा यहीं पर खत्म हो गया, मेन बातें जो मुझे डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली है। और कोई अगर बात है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम टीचिंग की बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें हमें कंप्लीट ही पढ़ना है टीचिंग को। टीचिंग होती क्या है सर? टीचिंग अभी हम कर रहे हैं, एक मैं हूं वक्ता, आप हैं लिसनर। स्टूडेंट लिसन करता है, शुरुआत में सुनता है, टीचर जो है पढ़ा रहा होता है, बोलता है। कई चीजें होती है, बचपन से हम सर टीचिंग लर्निंग का एक हिस्सा रहे हैं। जब आप पीएचडी एमए तक आ गए हैं तो आप बचपन से रहे हैं। बचपन में हमें टीचर टीच करता था, टीचर टीच करते थे एनआर। हम कभी पूछ भी नहीं पाते सर ये एनआर हम क्यों पढ़ रहे हैं, एबीसी क्यों पढ़ रहे हैं, नर्सरी में, एलकेजी, है ना, यूकेजी में, कोई मतलब ही नहीं था ना, कुछ भी नहीं पता था, बस पढ़ाया जा रहा था हमें टीचर ने। एक वो रोल था टीचर का वहां पर। एक फिर दूसरा रोल आया जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागने लगी, कुछ ना कुछ बातों को लेकर के, साइंस को लेकर के, मैथ को लेकर के। सर कोई प्रश्न मैथ सर ने ऐसे करवाया, सर ये प्रश्न वैसे भी तो हो सकता है, हाँ सर ने कहा हाँ ऐसे भी हो सकता है, परंतु आपको ऐसे ही करना है भाई, ना। कुछ बातें हम टीचर से फिर पूछने लग गए, 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं की क्लास के आसपास आते आते हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी डेवलप हो गई। दूसरा, है ना, हम शब्दों को खुद बनाने लग गए। पहले तो टीचर ने पढ़ाया कि ए बी सी को ऐसे आगे पीछे ऐसे लिखना है, ए के बाद में ही बी आएगा, बी के बाद में ही सी आएगा और जेड सबसे लास्ट में रहेगा, ऐसे ही पढ़े। फिर हम अपने हिसाब से बनाने लग गए कोई भी चीज, है ना, ए के बाद में सी लिखने लग गए, 2 सी लिखने लग गए, आर भी लिखने लग गए, है ना, इस तरीके से कुछ भी लिखने लग गए अंडरस्टैंडिंग। फिर थर्ड लेवल आया टीचिंग का जो आज के टाइम में है कि आपको जो बता दिया उसके बाद में आप अपने खुद उस नॉलेज का प्रयोग करेंगे अपने अनुसार और कुछ नया फाइंड आउट करेंगे, जो पीएचडी में आप कहते हैं, वेजिटेशन में कहें, या एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपने जितना हो सकेगा उतना पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम में उन समस्याओं को खुद सॉल्व करेंगे, उस जो पढ़ा हुआ चीज है उसके हिसाब से सब कुछ। आपको कहा गया जाएगा कि एक एप्लीकेशन लिखिए, आपको एनआर आता है, एबीसी आती है, एक्सवाइजेड सारी चीज आती है, उनको मिक्सअप कर करके आप अपनी एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे, ऐसे तैयार करेंगे, आर्टिकल तैयार करेंगे, है ना, खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मतलब फाइनली हम जो है रट्टाफिकेशन से, बचपन में रट्टाफिकेशन किया, धीरे धीरे समझते गए, समझ करके फिर लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में आ गए, है ना, कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दैनिक जीवन की है या प्रोफेशन से रिलेटेड है या एक्सवाइजेड किसी भी तरह की है, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ गए, यहां पर पहुंचा दिया हमें टीचर ने। तो ये टीचिंग का रोल है। मेन इसमें क्या क्या रहा शुरुआत से? एक तो टीचर रहा सर, सबसे पहले भी टीचर था, आखिर तक भी टीचर है कहीं ना कहीं। पहले भी हम स्टूडेंट के रूप में थे, बीच में भी स्टूडेंट थे, और आज भी हम सर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हमने जो पढ़ रखा है उसके रूप में आज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज भी हम एक लर्नर के रूप में नई चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, नई चीज फाइंड आउट करना सीख रहे हैं या कर दी है, लर्नर के रूप में, मतलब स्टूडेंट है। एक टीचिंग में 2 पार्ट रहेंगे, एक टीचर और एक लर्नर। लर्नर जिसको मतलब हम स्टूडेंट बोलते हैं टीचिंग में, और टीचर लर्नर को जब कुछ देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस टीचिंग। तो टीचिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक क्रिया है, क्रिया, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस है, इतनी तो बात क्लियर है। अब ये वर्ड बोला ना, टीचिंग इज ए प्रोसेस। अब ऐसे ही ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, बताइए निम्न में से टीचिंग के बारे में क्या क्या बातें सत्य है या असत्य है।
टीचिंग इज नॉट ए प्रोसेस, टीचिंग इज ए प्रोसेस, दोनों में से एक चूज करना होगा आपको, तो टीचिंग इज ए प्रोसेस, है ना, ठीक है। ओके, तो ऐसी चीज होगी। टीचिंग में सर दो अनिवार्य तत्व होने ही होने जरूरी है बेसिक रूप से, टीचर और लर्नर, तभी टीचिंग संभव है, अदरवाइज टीचिंग हो ही नहीं सकती सर, ये भी बात हमें क्लियर है। और सर थर्ड चीज की और रिक्वायरमेंट हो तो क्या हो सकता है, वो सिलेबस जिसको हम करिकुलम के रूप में जानते हैं, है ना, सिलेबस, उनकी बात कर सकते हैं सर, वो चीज भी हो सकती है हमारी। तो ये तीन चीजें आ गई हमारी। तो टीचिंग की बात करें अब, तो टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं आपको कुसुम जी, और आपने मुझसे कुछ पूछा, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम आपस में, तो टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, या तो मैं आपको 1 by 1 टीच कर रहा हूं दो के बीच में, या हम बहुत सारे, आप 50 व्यक्ति आगे बैठे हैं और मैं अकेला बैठा हूं इधर जो है आपको टीच कर रहा हूं, है ना, 2 और मोर पर्सन के बीच में टीचिंग हो सकती है। वो इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, जो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते समय इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हैं और लर्न करते हैं कुछ ना कुछ। टीचर भी लर्न कर रहा है आप लोगों से कुछ ना कुछ, और टीचर आपको टीच कर रहा है। जैसे मैंने पहली बार पढ़ाया तो मुझे समझ में आई कि बच्चों के ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों की तैयारी की हमने ना, फिर इस बार नई कुछ चीज सीखेंगे, आपने भी सीखा, तो दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है और आइडियाज को शेयर करते हैं, लर्न करते हैं कुछ ना कुछ। लर्नर मोस्टली लर्न करने वाला कौन होगा सर, स्टूडेंट होगा, ऑब्वियस बात है। टीचिंग इज अ फिल इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। लैंग्वेज दोनों है, हिंदी और इंग्लिश, आशा करता हूं आपको सारी समझ में आ रही होगी। शिक्षण, टीचिंग को हिंदी में शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संचार है, संवाद है, एक तरह से कम्युनिकेशन है, माने टीचिंग क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें आचार विचार आदान प्रदान किए जाते हैं, मेरे विचार मैं आप तक पहुंचा दूं, आपके दिमाग में जो प्रश्न है, जो सोच है, वो मेरे तक आ जाए, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो टीचिंग कम्युनिकेशन है सर, बिल्कुल ठीक है। और टीचिंग में क्या किया जाता है कि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ भरा जाता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती है, कुछ फॉर्मूलाज आपको रटवा दिए, ये भी एक टीचिंग का पार्ट है ना। कुछ आपको चीजें बता दी कि आगे जीवन में ऐसे ऐसे काम करने, कुछ और शिक्षाएं दे दी कि सत्य बोलो धर्मम, है ना, चर धर्म का आचरण करो, इस तरीके की बातें बता दी, या कुछ और नॉलेज आपको दे दी एक्स्ट्रा। तो टीचिंग इज अ फिल इन द माइंड्स ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला है उसको कुछ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, या कुछ नॉलेज या कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं जो कि उसके फ्यूचर में काम आए। आपको एबीसी पढ़ाया गया था बचपन में, वो आज काम आ रही है सर एमए में, हम पेपर 1 को अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्या हमारी दादी जी या दादाजी पढ़ पाएंगे इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको सर टीचिंग हुई नहीं बचपन में, है ना, इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, नॉलेज ये वाली नहीं दी गई, ये वाली ना, अदर नॉलेज तो उनके पास भंडार है सर, ये वाली नहीं दी गई, तो वो फ्यूचर आज के रूप में यूज नहीं कर पा रहे। तो फ्यूचर यूज के लिए हम बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं लर्नर को। टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर्स, teachers and curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal। सर टीचिंग, आप मेरे पास क्यों आए हैं, सभी के सभी मुझसे क्यों जुड़े हुए हैं, अपना टाइम अभी क्यों निकाला? सर हम कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, हमारा पर्पज है कि हम नेट या जेआरएफ कर जाएं, है ना। तो आप लोगों ने पहले से अपना गोल निर्धारण किया हुआ है मेरे पास आने से पहले, है ना। जब हम स्कूल में गए थे, है ना, बचपन में हमारे दिमाग में गोल नहीं था, माता पिता के पास गोल था। माता पिता कह रहे थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बनेगा, पायलट बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने सोच रखा था पहले से गोल, और उसके लिए हमें टीचर के पास भेजा। तो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लर्नर भी होगा, स्टूडेंट, टीचर भी होगा, करिकुलम बोले तो सिलेबस होगा, और कुछ अदर फैक्टर्स होंगे, है ना, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट वगैरह होगा, वो चीज होगी। वो उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक वे में, मतलब तरीके से कि टीचर पढ़ाएगा, करिकुलम को भी डिजाइन करेंगे, लर्नर के लिए बैठने की सुविधाएं होंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ विशेष होंगी, ताकि उनको अरेंज किया किस लिए, ताकि हम पहले से जो हमारा निर्धारित किया हुआ गोल है जो भी, उसको हम अटेन कर पाए। हमने नेट या जेआरएफ के लिए हमने ज्वाइन किया, तो उसको हम अटेन कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पर मैं टीच कर रहा हूं और आप लर्न कर रहे हैं। यही टीचिंग प्रोसेस है सर, है ना। कुछ विशेष रूप से पहले से हमने डिटरमाइन किए होते हैं गोल, उसी के लिए हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन अब क्या चीज है, टीचिंग क्या चीज है? एजुकेशन सर हमारी बचपन से लंबे टाइम तक हो रही होती है। एजुकेशन का ये ध्यान रखें, लॉन्ग टाइम चलती है। लॉन्ग टाइम बोले तो एक किसान का बेटा, उसको एजुकेशन दी गई किसानी की ही, तो वो किसानी कर रहा है सर बचपन से, ना। उसको सांस्कृतिक मूल्य, होली दिवाली कब आती है, वो एजुकेट किया गया उस तरीके से, है ना। दिन में क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी, इस तरीके से एजुकेशन दे दी गई उसको, वो उस तरीके की एजुकेशन है। हमें एजुकेशन इस तरीके की दे दी गई कि एबीसी आना चाहिए आपको, ये काम करने आना चाहिए, ऑफिशियल वर्क करना चाहिए, वगैरह वगैरह। टीचिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन के लिए टीचिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब एजुकेशन जो मिलेगी वो टीचिंग के थ्रू ही मिल सकती है। टीचिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब कुछ भी आप समझते सीखते हैं सब कुछ,
चाहे अपने पिता से सीखा, माँ से सीखा, स्कूल में जाकर टीचर से सीखा, छोटे बच्चे से सीख लिया, छोटा बच्चा भी सिखा देता है हमें चलते चलते कभी कभी, है ना, छोटी छोटी बातें, बहुत बड़े बुजुर्ग से सीख लिया, पड़े हुए रास्ते में पत्थर से सीख लिया, एवरीथिंग इज एजुकेशन, है ना। और एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर टीचिंग का होगा, टीचिंग के बिना सर एजुकेशन मिलेगी नहीं। इट्स स्पेशल इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। तो टीचिंग का मतलब क्या है सर, कि ये जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हमारे अंदर, और स्किल्स को एक्वायर करवाता है हमारे लिए, ठीक है, कुछ नई नई स्किल, दक्षता अवेलेबल करवाता है हमें, ठीक है। ये तो हो गया टीचिंग के गोल एक्सेट्रा, बेसिक बातें होगी। टीचिंग का मतलब क्या है, अब ये देखो सुनने में ना अभी बातें शायद हो सकता है बहुत से विद्यार्थी समझे सर ये बेसिक बातें है ना, कोई काम की नहीं लग रही, बट जब आप लास्ट में क्वेश्चन पर आएंगे तो सारी चीजें आप देखो निचोड़ के रूप में रखोगे, क्वेश्चन बनेंगे आपके आराम से, बस इसको समझते जाओ। अभी थोड़े 2-4 दिन है ना, एक बार बेस बनाओ, फिर क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी क्या क्या उनका इंपॉर्टेंस थी जो हमने पढ़ा है अभी तक। टीचिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच, है ना, इस शब्द से निकला है, ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, मतलब कि निर्देश देना। किसको देंगे सर, लर्नर को देंगे। प्रोसेस, ये टीचिंग एक प्रोसेस है इन विच वन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है, मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ बताता है, समझाता है उसको कि कोई चीज मुझे आती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ चीजें जनवाता है, मतलब बताता है, ठीक है, उसकी जानकारी के अंदर कदर लाता है। टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, ये जॉन एडम ने कहा था शुरुआत में, कहते टीचिंग जो है एक बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें एक तो टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, बोले तो लर्नर होगा, बाइपोलर प्रोसेस, है ना। ये किसने कहा था, जॉन एडम ने कहा था बहुत पहले। ये नैरो मीनिंग है इसका, ये बात भी सत्य है। अब देखो क्या क्या चीज आ जाती है यहाँ पर, प्रश्न क्या बनता है आपका, क्वेश्चन बना, निम्न में से बताइए टीचिंग में क्या क्या चीजें सत्य है। ऑप्शन में लिखा गया, एक, टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, है ना, जिसमें कि 2 फैक्टर है, टीचर और लर्नर, क्या ये बात सत्य है। दूसरी साथ में लिख दी, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना, जिसमें कि टीचर स्टूडेंट और करिकुलम रहता है, क्या ये बात सत्य है, या दोनों सत्य है, तो दोनों को टच करिए। तो अब ये दोनों ही बातें सत्य है, बाइपोलर भी किसी ने बताई है, ट्राइपोलर भी मानते हैं, और आज के टाइम में जो है क्वाड्रेंट भी हो गई, 4 फैक्टर वाले भी हो गई है ना। तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक्स ध्यान रखना है। बाइपोलर कहा था जॉन एडम ने, फिर उसके बाद में वैज्ञानिक लोग बैठे टीचिंग के, है ना, जो उन्होंने ट्राइपोलर बताया। कहते हैं ये ब्रॉड मीनिंग है, टीचर आएगा उसमें, एक स्टूडेंट भी रहेगा, और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन जिस बात को लेकर के होगा, हम क्यों बात कर रहे हैं आपस में, ताकि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो भी विचारधारा है, जो आपको दी जा सके, है ना, जो भी ज्ञान है, करिकुलम होगा, ठीक है। तो ये सर हमारी चीज होगी, ठीक है, 3 चीजें ट्राइपोलर में। ओके, तो टीचिंग जो है ट्राइपोलर भी है, बाइपोलर भी है। बाइपोलर में 2 चीजें हैं, टीचर और लर्नर, इस हिसाब से 2 है। ब्रॉड मीनिंग के रूप में ट्राइपोलर में देखें तो सर 3 चीजें हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, जिसको हम सिलेबस के रूप में देखेंगे इन शॉर्ट। और सिलेबस और करिकुलम में भी अंतर है, जिस पर हमारी अलग से क्लास होगी लास्ट में, है ना, लास्ट में मीन्स इसके बीच में क्लास होगी हमारी अलग से, ठीक है। तो टीचिंग की डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, टीचिंग के टीचर्स जो हैं अलग अलग हुए हैं, बड़े बड़े, उन्होंने दिए। H.C. मॉरिसन कहते हैं कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर, कि एक बहुत ज्यादा मैच्योर व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता है, ज्यादा आता है, और एक व्यक्ति हुआ जिसको कुछ कम आता है, तो उस दोनों के बीच का जो संवाद है सर उसको हम टीचिंग कहेंगे, है ना, कॉन्टैक्ट जो होगा उनके बीच में। एक जैक्सन ने दिया सर, टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कहते हैं ये जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में फेस टू फेस वार्तालाप है एक तरह की, वन ऑफ वूम इंटेंट्स टू ब्रिंग सर्टेन चेंज इन द अदर पार्टिसिपेंट, जो जिसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत जो है चेंज लाने की कोशिश करता है ना, सर्टेन चेंजेस लाने की कोशिश करता है कि आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको 6 महीने में ऐसा बना दूंगा कि आपके सामने जो एक समस्या आएगी, एग्जाम नामक समस्या आएगी, उसको करते समय आप खुशी अनुभव करेंगे, ऐसा बना दूंगा, आपके अंदर ऐसे चेंजेस ला दिए जाएंगे, है ना। तो कहते हैं ये टीचिंग है। एनएल गेज भी कहते हैं टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस इन इट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर, कहते हैं ये अंतः पारस्परिक प्रभाव है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के अंतर्गत चेंज लाने की जो है क्षमता रखता है, मतलब कि चेंज ला सकता है दूसरे में। तो इस तरीके ये परिभाषाएं रटनी नहीं है, थोड़ा सा आप देख लें कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, रटना नहीं है। अभी पहले कभी पूछी गई थी, अभी नहीं आ रही है इतनी ज्यादा ना, रटना नहीं है। ओके, तो ये बेसिक बातें होगी, यहां तक मुझे लगता है कुछ भी हमने नहीं पढ़ाया नया, बेसिक की बातें की है। अब टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द 3 व्यू पॉइंट, 3 तरीके से हो सकता है शिक्षा का राजनीतिकरण रूप से अगर हम देखें, राजनीति का मतलब कि सर उसमें एक तरह से प्रभाव किसका अधिक रहता है, किस लेवल पर, इस हिसाब से ऑथोरिटेरियन हो सकता है जिसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी,
डेमोक्रेटिक हो सकता है जिसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, एक लेजिस्फेयर हो सकता है अबंधता जिसमें बंधा हुआ नहीं है स्टूडेंट। तो हिंदी में अगर कहें तो सत्तावादी लोकतांत्रिक अभिवृत्ति या अबंधता अभिवृत्ति, ये 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या वो निकालते हैं। पहले रेणु डबराल मैम क्लियर कर देंगे, कोई समस्या तो नहीं आ रही अभी तक? आदरणीय उमाशंकर सर, अभी तक जो हमने चर्चा की है, क्योंकि पेपर 1 है ना हमारा थोड़ा वास्ट है, बीच बीच में डामाडोल स्थिति हो जाएगी हमारी अगर हमने चहुमुखी विकास नहीं किया था ना, हर तरीके से नहीं पढ़ा तो लास्ट में कहेंगे फिर गड़बड़ होगी सर। आदरणीय ऋचा मैम, रेणु चौरसिया मैम, रेणु डबराल जी, ओके क्लियर है ना? मैं समझता हूं कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना टिपिकल पढ़ाया नहीं है। डॉक्टर अमृता मिश्रा जी, आयुषी चौहान जी, ओके। नेक्स्ट मैं अब बात कर रहा हूं अभी ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेटिक लेजिस्फेयर। अब मैं वापिस मेरी बात को वहीं घुमाता हूं आदरणीय लवकेश जी, वहीं पर जहां से हमने शुरू की थी बात, कि ये जो चीज है टीचिंग क्या थी सर? कहते टीचिंग में हम बचपन में पढ़ते थे, शुरुआत में जो क्लास में आ गए थे, शुरू में, अभी आज की क्लास की बात कर रहा हूं, शुरू में मैंने बात कही थी, कहते टीचिंग, टीचर होता है एक लर्नर होता है। शुरुआत में हम टीचर के पास गए थे बचपन में, तो टीचर ने हमें न चाहते हुए पीट पीट कर हमें सिखाया था, ए फिर आ फिर ई, ऐसा ही किया था ना, हमें मतलब भी नहीं पता था, फिर भी उसने हमें, है ना, गुरुजी ने हमें पीटा भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, बताया राज किसका था उस समय, है ना, उस काल में किसका राज था सर? टीचर का राज था। पहली सिचुएशन थी हमारी, टीचर अथॉरिटी था, अथॉरिटी। ठीक है, उसी की सत्ता थी, सत्तावादी अभिवृत्ति थी वो, सत्तावादी। ठीक है, पहले लेवल का टीचर का ही सब कुछ था सर, पूरा का पूरा, और कोई कुछ नहीं था उस समय। ठीक है, दूसरा पार्ट आया जब हम थोड़े से बड़े हो गए, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के आसपास आ गए, 10वीं 11वीं 12वीं में हो गए, तब जो है हमने टीचर से वार्तालाप करनी शुरू कर दी कि सर ये आप हमें बता रहे हो, इसका मतलब क्या है सर? मतलब तो समझाओ हमें, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, सर इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेन करो, है ना? ठीक है, नहीं सर आप गलत बता रहे हो, अत्याहार का मतलब होता है बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। सर आपने गलत बताया, शायद दोबारा सोचो सर, अत्याहार तो अधिक आहार होता है ना? मतलब मुझे भी आपने टोका, बीच में इंटरेक्शन हुआ। तो दूसरी सिचुएशन आई जब हम थोड़ा सा जानने लगे, समझने लगे, पर इसके लिए हमें जरूरी था कि पहले ए एन आर आना जरूरी था हमें पहले ना, तभी हम शब्दों का अत्याहार का मतलब पूछ पाते। अत्याहार सर अति आहार, है ना, इसके लिए में ए एन आर का ज्ञान होना आवश्यक था। दूसरा लेवल आया। तीसरा लेवल जब हम पीएचडी में हो गए, हमें सब कुछ आता है, सारी बुक्स हमने पढ़ी या ना पढ़ी अलग बात है, आपको कह दिया कि ये टॉपिक है, इस पर रिसर्च करके लाओ और अपने तरीके से आप समस्या बनाओ, अपने तरीके से आप उसको सॉल्यूशन करो खुद ही। ठीक है, 3 लेवल माने गए यहाँ पर टीचिंग के। ठीक है, तो दूसरे लेवल में भी टीचर का प्रभाव था, तीसरे में टीचर सर सूक्ष्म हो जाता है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि पीएचडी में आपका गाइड जो होता है उसका रोल कितना होता है? न के बराबर ही होता है ना? साइन वगैरह ही करने होते ज्यादातर, या कह दिया कि जाओ भाई कोई चीज पढ़नी है तो वहां से जाके पढ़ लो, वहां मिल जाएगी। टीचर बताता नहीं है ज्यादा, स्टूडेंट को खुद ही सारा मत्था पच्ची करनी पड़ती है, एक एक चीज को खुद ही तैयार करना पड़ता है इधर उधर घूमते हुए, ऐसे ही होता है ना। तो वो एक लेवल है, 3 लेवल है टीचिंग के, और उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फियर। ऑथोरिटेरियन में क्या हुआ? पहला लेवल है जब हम टीचर के पास गए थे, टीचर ने हमें पढ़ाया, रटवाया, है ना, रट्टाफिकेशन एक तरह से। ठीक है, डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? जो भारत में है सर, नेता की भी चलेगी, जनता भी जनार्दन है, दोनों ही है। ठीक है, नेता के हाथ में तथाकथित कहते पावर है और जनता के पास में भी पावर है, दोनों की बात चलती है, सुनी जाती है। तो लोकतांत्रिक में टीचर और स्टूडेंट एक तरह से दोनों सर बराबर भूमिका निभाएंगे, फिर भी ज्यादा रोल तो सर टीचर का ही रहेगा, है ना, यहाँ पर भी एक्टिविटी ज्यादा टीचर की है। लेजिस्फियर में सर पीएचडी में आगे हम इमेजिन करना है ऐसा, ताकि क्लियरिटी आ जाए आप लोगों का ना, समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस समय क्या है सर, गाइड का बहुत न के बराबर रोल है, गाइड 100 काम अपने कर रहे हैं, बट स्टूडेंट अपने आप इस समस्या को सोल्व कर रहा है। ठीक है, लेजिस्फियर सब कुछ आ गया स्टूडेंट को। ये 3 सिचुएशन होती है। अब इनके बारे में हम समझते हैं, ऑथोरिटेरियन क्या चीज है। ऑथोरिटेरियन बोलें या ऑटोक्रेसी कहें या सत्तावादी कहें, 3 चीजें हुई। यहां पर अगर हम देख रहे हैं सामने, अगर आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि टीचर ऑथोरिटेरियन में कब की बात है? ये हमारे बचपन की, यूकेजी एलकेजी की बात सोचिए आप, तब और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं। एलकेजी और यूकेजी में टीचर स्टूडेंट का क्या संबंध होता है? वहां पर सर टीचिंग जो होती है मेमोरी लेवल पर होती है। मेमोरी लेवल का मतलब सर कि आपको कह दिया गया ए आ ई ए बी सी, इनको रटिए, एज इट इज रटना है, 1 2 3 इनको एज इट इज रटना है, समझना नहीं है अभी यूकेजी एलकेजी में, क्योंकि समझने लायक हमारा दिमाग ही विकसित नहीं हुआ उस टाइम, तो आपको रटना है बेसिक शुरुआत में, केवल मेमोरी लेवल टीचिंग होती है सर।
ऑथोरिटेरियन में, क्योंकि टीचर ने कह दिया तो रटना है, स्मृति प्रधान है ना, स्मरण शक्ति विकसित करो, बढ़ाओ, रटो एक एक चीज को। इट डज नॉट डेवलप एटीट्यूड एंड थॉट्स अमंग द स्टूडेंट। जब ये शुरुआत में आपको रट्टाफिकेशन करवाई जाती है तब आप किसी चीज को अलग से नहीं देख रहे होते, अपनी विचारधारा विकसित नहीं कर रहे होते वहां पर, है ना, कि इस चीज का मतलब मैं ये निकालूं या ये ना निकालूं, ऐसा नहीं होता वहां पर। आपको क्योंकि रट्टाफिकेशन करवाया जा रहा है तो आपकी अपनी सोच जो है डेवलप नहीं हो पाती, आपके थॉट्स जो होते हैं डेवलप नहीं हो पाते वहां पर, ठीक है, बचपन में केवल रट्टाफिकेशन चल रहा है। या आज भी मैं ये कहूं कि आपको जो है हठप्रदीपिका दे दी, आपको रट्टाफिकेशन करनी है सारी की सारी, योग सूत्र दे दिया, रट्टाफिकेशन करना है, वो कौन सा लेवल होगा, ऑथोरिटेरियन होगा, ठीक है। तो इट इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग, ये जो है विचार से रहित टीचिंग भी मानी जाती है, कि इसमें विचार नहीं होते, मतलब थॉट, अब बच्चा अपने स्टूडेंट जो है अपने थॉट्स यूज नहीं करता। आपको कह दिया कि सर 6 साधक तत्व कौन से हैं, रेनू डबराल जी हैं क्या कक्षा में, क्या चले गए, लवकेश जी, सर हाँ बताइए 6 साधक तत्व कौन से हठप्रदीपिका के। सर 1 मिनट। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा। आदरणीय अमृता मिश्रा मैम, टीचिंग के 3 लेवल बताइए वो कौन कौन से हैं। आदरणीय अमृता जी। ज्योति बलहारा जी, टीचिंग के 3 लेवल कौन से हैं। अभी हमने चर्चा की, एक तो अथॉरिटेरियन है, और कौन सा है, और भी तो है कोई, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव, 3 लेवल बोले हैं। और इंपॉर्टेंट बातें चल रही है हमारी, ये सारी की सारी, छोटी मोटी बात मत समझना, सारी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत आते हैं यहां से, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। खैर, तो ये 3 चीजें रटी है आपने अभी, ये जो रटने वाली चीज की ना, तीनों, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, 3 चीजें रटी हैं अभी। रटने का मतलब क्या है सर, कि इसमें आपने अपना एड ऑन तो नहीं किया ना कुछ भी, कि सर एक ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो प्रकार होता है, जो हम बूढ़ों से सीखते हैं वो भी तो प्रकार होगा, है ना, जो हम सर भूत प्रेतों से सीखते हैं वो भी प्रकार होगा, प्रकृति से सीखते हैं वो भी प्रकार होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपको बता दिया उतना ही, तो इसमें आपने अपनी विचारधारा यूज नहीं की ना, यही क्या है, यही ऑथोरिटेरियन है। जितना आपको बता दिया बस उसी तक सीमित रहना है, ठीक है। तो ये थॉटलेस टीचिंग है, आपको अपने विचारों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे साधक तत्व की मैं बात करूं तो बताया आपको, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय, तत्व ज्ञान निश्चय, दृढ़ निश्चय, जन संग परित्यागत, षड वियोगो प्रसिद्ध्यति 6। अब कोई आकर के कहे, ज्योति बलहारा मैम आपके साथी आए, है ना, कहें सर श्रद्धा भी तो होना चाहिए सर, है ना, श्रद्धा तो रखा ही नहीं सर इसमें। जब ग्रंथकार ने बता दिया कि 6 ही हैं तो श्रद्धा की कोई आवश्यकता ही नहीं आपको, वहां पर नहीं कहा, तो वो कौन सा लेवल है, ऑथोरिटेरियन है। जितना आपको बताया गया उतना ही रटना है, एक्स्ट्रा नहीं। तो आपके विचार मायने नहीं रखते इस लेवल पर, ऑथोरिटेरियन में। और दिस टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, ये अध्यापक केंद्रित होती है, मतलब अध्यापक ने जो बता दिया उतना ही जानना है, अपने एक्स्ट्रा विचार यूज नहीं करने, ये है ऑथोरिटेरियन। इसलिए तो उसको अथॉरिटी काम है, टीचर ही अथॉरिटी है, वो जो करवाएगा उतना ही करना है, उसके अलावा अपने को अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी बिल्कुल भी। ये है अथॉरिटेरियन का सही मतलब, सिंपल। तो ये कब होती थी, बचपन में स्पेशली होती थी, रट्टाफिकेशन इसमें होता है माने, विचारधारा हमारी मायने नहीं रखती, इसलिए टीचर स्टूडेंट्स के बीच में एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो पाता, थॉट्स डेवलप ही नहीं हो पाता, अपने अपने विचार बच्चों के अंदर, ठीक है, रट्टा पद्धति के अंदर, रट्टाफिकेशन के अंतर्गत। डेमोक्रेटिक होती है दूसरी, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो टीचर से क्वेश्चनिंग करने लग गया, है? ये जो होती है टीचिंग हैपेंस एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि जब तक सर मुझे समझ में नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, है ना। आपके साथ मेरा कौन सा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है हमारा, हम जो टीचिंग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, कि आपको मैं रटवा नहीं रहा कि देखो भाई ये रही पीपीटी और ये रट लो जाकर के घर, ऐसा नहीं, एक एक बात को हम खोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग होगी तो रट्टाफिकेशन तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये बताओ, अब आप ये बातें समझ रहे हो, इस समझने से पहले आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको एबीसी आनी चाहिए, एनआर आदि आना चाहिए, है ना, ये अनिवार्य है। कहने का मतलब वो रटा हुआ होना जरूरी है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग में जाने से पहले आपके लिए क्या आवश्यक है, कि आपका मेमोरी लेवल जो हम ऑथोरिटेरियन है वो क्लियर हो जाना चाहिए हमारा पहले ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्विजिट, बोले तो ये मेमोरी वाला स्मरण शक्ति आपके पास होनी चाहिए, पहले से स्मरण होना चाहिए, दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए। योग सूत्र आपको कब अच्छे से समझ में आएगा, जब योग सूत्र के कुछ सूत्रों को अच्छे से कंठस्थ किया होगा आपने, 195 सूत्र जिसके याद है, वो वाला बच्चा जब योग सूत्र मेरी क्लास अटेंड करेगा, उसके सर सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी, सारी सारी तुरंत याद होती जाएंगी एक एक चीज। क्यों, क्योंकि उसने पहले से याद कर रखा है। जिन बच्चों ने, आप भी मेरी क्लास में बैठे हैं, आपके घर वाले भी आसपास में घूम रहे होंगे, वो भी क्लास सुन रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका ज्ञान नहीं है सर, बेसिक्स उनकी क्लियर नहीं है, बेसिक नहीं क्लियर तो सर ये भी क्लियर नहीं होगी। तो मेमोरी लेवल पहला लेवल इससे
क्लियर होना चाहिए, मतलब यूकेजी एलकेजी कर लेनी चाहिए, तभी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे वाली बातें जो है आपको समझ में आएंगी। ठीक, दिस टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग, ये थॉटफुल टीचिंग मानी जाती है। इसमें आपके विचार महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप अपनी बातों को जोड़ते हैं, है ना, तर्कों के साथ में कि हाँ सर इसका मतलब ये निकला, ये नहीं निकला, इस तरीके से थॉटफुल टीचिंग माना जाता है इसको। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव मतलब आपस में बातचीत करना। मैंने आपसे पूछा ज्योति डबराल जी, है ना, तो आपने मुझे बताया, ठीक है, कुछ बातें, हमारी बातचीत हुई। सुमन कांता जी, आपसे मैंने प्रश्न किया, आपने मेरे से चर्चा की ना, इंटरेक्शन हुआ दोनों में। इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स, कक्षा में अगर हैं तो वहां पर बातें हो सकती है। विच टेक्स प्लेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर में सर इंटरेक्शन होता है। इसमें यहां पर क्या है, इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बात ही नहीं कर पाता, बोले तो जो टॉपिक है उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ए आ ई ई, इस पर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ये सर इतना ही है तो इतना ही पढ़े, बाकी अलग बात है आप किसी चीज के लिए और बात कर रहे हैं, बट इंटरेक्शन यहां पर नए के बराबर है ऑथोरिटेरियन में। डेमोक्रेटिक में सर इंटरेक्शन होगा, किसको लेकर के? सब्जेक्ट को लेकर के, बातों को लेकर के, है ना, टॉपिक लोग को लेकर। इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी, कुछ भी, सर उसका मतलब बताना जरा। और कैन क्रिटिसाइज टीचर, क्रिटिसाइज का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल दिया अत्याहार, तो अब मुझे नहीं पता अत्याहार का मतलब क्या है, किसी ने पूछ लिया बीच में, कंचन जी ने, तो मैंने कहा अत्याहार का मतलब होता है कि भोजन जो है कम करो। तो अब दूसरा बच्चे ने तुरंत कह दिया कि सर अत्याहार में तो 2 शब्द होते हैं ना सर, अति और आहार, है ना, तो अति का मतलब तो ज्यादा होता है और आहार मतलब भोजन, तो ज्यादा भोजन करना अत्याहार होता है। तो अब मुझे क्रिटिसाइज किया गया, मतलब एक तरह से मेरे ऊपर क्वेश्चनिंग की गई कि जो मैं बात कह रहा हूं वो पूर्णतः सत्य नहीं होती, है ना, मेरे ऊपर भी आलोचनात्मक एक रवैया बन जाता है स्टूडेंट का। आलोचनात्मक मतलब नेगेटिव टर्म नहीं है ये, एक तरह से कि बच्चा अपने विचार रख सकता है कि सर इसका मतलब तो आपने ये बताया था कल, तो हमें आज ऐसा कैसे बता रहे हैं। क्रिटिसाइज करना टीचर को। क्रिटिसाइज यहां पर नेगेटिव टर्म नहीं है, पॉजिटिव टर्म ही है। क्रिटिसाइज का मतलब अपने विचार रखना बच्चे के द्वारा। इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टडी, तो कहता यहां पर बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है और वह सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं, आप कक्षा में जाना, कभी हम भी थे, हमारे याद नहीं है उस टाइम की बातें, बट आज अभी आप जाना तो वहां पर उन बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए, एक एक चीज को उनको लिखवाने के लिए टीचर इतना प्रयास करता है ना, बच्चा कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनुशासन में लाने की कोशिश की जाती है उनको अथॉरिटेरियन में। इसलिए टीचर के पास में छड़ी होनी चाहिए वहां पर, है ना, मतलब वो अथॉरिटी के रूप में, है ना, कंट्रोल करता है बच्चों को। यहाँ पर बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में अपने आप शांति से बैठा रहता है, एक बार कह दिया शांत बैठ जाओ पढ़ो, अपनी तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अपनी मर्जी से क्लास में आता है, माता पिता धक्के से नहीं भेजते, अपनी मर्जी से आना पड़ेगा उसे ना, खुद सीखना होगा उसे, सेल्फ डिसिप्लिन। ये हो गए 2 लेवल। लेजेस फेयर सबसे ऊपर वाला लेवल है, पीएचडी वाला। पीएचडी में आपको जैसे पता है, या मास्टर में भी बहुत से स्टूडेंट है, खुद को ही पढ़ना है सर, कॉलेज में आगे खुद को पढ़ना है आपको, टीचर की कोई ज्यादा रोल नहीं है, टीचर ने बता दिया पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव मतलब आज तक आपने एबीसी जो पढ़ा, साइंस के जो नियम पढ़े, योग के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, और आज आपके सामने ज्योति भलारा जी, आपके सामने कोई पेशेंट आ गया डायबिटीज का, अब उसको बताओ क्या प्रैक्टिसेस करवाओगे। आज तक तो सारी पढ़ी थी, अब आपने अपने दिमाग से कुछ चीजें निकाली कि डायबिटीज है तो पेनक्रियाज खराब होगा इसका शायद, तो पेनक्रियाज पर प्रेशर देने वाले कुछ करवा देते हैं, जैसे मंडूकासन, अपने दिमाग से सोचा एक चीज ये करवा देते हैं। तो रिफ्लेक्टिव, आपने जो नॉलेज ली हुई थी वो रिफ्लेक्ट हुई आपके अंदर, है ना, वो लेवल है, समस्याओं को खुद सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोर डिफिकल्ट देन अदर 2 लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल बाकी दोनों से ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस समय बच्चे को खुद की समस्याएं सॉल्व करनी होती है, और टीचर भी सर किस तरीके से टीच करें उसके लिए, है ना, टीचर को भी स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि टीचर को कुछ आता ही नहीं, क्योंकि टीचर इसमें बताता नहीं है ज्यादा, और बताने लायक होता भी नहीं है टीचर के पास ज्यादा, क्योंकि टीचर भी उतना ही जानता है टॉपिक के बारे में जितना आप जानते हैं, और ऐसा ज्यादा होता है कि स्टूडेंट को ज्यादा पता होता है उसकी समस्याओं के बारे में, टीचर को न के बराबर पता हो। जैसे आपका पीएचडी का टॉपिक ही ले लीजिए, आपकी गाइड से पता ज्यादा पता शायद आपको होगा अपने टॉपिक को लेकर के, तो वो लेवल आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आर मस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल। मैंने बताया 3 लेवल थे, पहला अथॉरिटेरियन, दूसरा डेमोक्रेटिक, फिर तीसरा जो है लेजिस फेयर। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो जब दूसरा लेवल डेमोक्रेटिक चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, अथॉरिटेरियन लेवल होना, क्लियर होना चाहिए उस बच्चे का। अगर डेमोक्रेटिक से आगे लेजिस फेयर पर जा रहा है तो लेजिस फेयर से पहले जरूरी है कि अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक लेवल क्लियर हो जाने चाहिए उसके। तो अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम डेमोक्रेटिक क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बोल रहे हैं,
ऑथोरिटेरियन को क्या बोल रहे हैं, मेमोरी लेवल बोल रहे हैं। तो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों रिफ्लेक्टिव लेवल से पहले क्लियर हो जाने चाहिए, ये जरूरी है, बेस है। और ये हाईली थॉटफुल है, हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है। इट इज द मोस्ट हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। लेजिस्फेयर, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सोचता है, समस्या को सोल्व करने के लिए खुद के दिमाग पर प्रेशर डालता है, सारी बातों को जोड़ तोड़ करके उसको यूज करता है, ठीक है। इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेंट। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेंट होते हैं बराबर बराबर मात्रा में, है ना। ऐसा हो जाता है कि टीचर कम एक्टिवेट हो जाता है धीरे धीरे, पार्टिसिपेंट दोनों ही रहते हैं। दिस लेवल प्रोड्यूस इनसाइट्स, ये जो होता है डेप्थ नॉलेज से रिलेटेड है, अंतर्दृष्टि मतलब आंतरिक ज्ञान से सर ये बनता है, और गहराई से चीजों के प्रति ज्ञान प्रदान करता है, मतलब हर चीज को गहराई से देखना, एक एक चीज को। पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे क्यों गिर रहा है सर, है ना, ऐसी ऐसी बातें। और गिर रहा है तो नीचे सर इस तरीके से बूंद के रूप में इसी तरीके से क्यों गिरता है, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, है ना, ऐसे एक एक बारीकी की तरफ ध्यान जाता है यहाँ पर समस्याओं। तो ये आपके 3 लेवल हुए हैं टीचिंग के। यहीं पर मैं बात को रोकता हूं। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज कंफर्म करिएगा। कोई है प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न पूछो भाई। एक ऑथोरिटेरियन। इसके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे थोड़ी ना जाते हैं जिस हिसाब से आपने बताया। हाँ जी मैम प्लीज बताइए। इसके क्वेश्चन जो अभी आपने जैसे बताया इसी तरीके से थोड़ी ना पूछे जाते हैं कि 3 प्रकार बताओ और ये सब। ना ना, ऐसा नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन तो सारा मिलकर के आएगा, 3 प्रकार बिल्कुल नहीं आने का। मैंने बताया पहले कि कूट के रूप में बात आ गई कि डेमोक्रेटिक लेवल जो टीचिंग है, या फिर कह दिया कि डेमोक्रेटिक लेवल या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, है ना। डेमोक्रेटिक लेवल में इनमें से कुछ, इनमें से 5 चीजें होती हैं, ऐसे कह दिया, या 5 ऑप्शन दे दिए, इनमें से क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो 5 चीजें बता दी आपको, उनमें से जो बातें मैंने बताई है कि डेमोक्रेटिक में ये है, अथॉरिटेरियन में है, उनमें से 2 2 3 3 चूज करनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा दिव्या चौधरी जी की ये 3 लेवल कौन से हैं, ऐसा तो नहीं आता, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बेसिक तो रट तो हर कोई लेगा। मैंने पहले ही बात क्लियर कर दी कि आपका पेपर 1 जो है रटने का बिल्कुल भी नहीं है, समझने का खेल है, सारा का सारा समझ का है। पेपर 1 समझ का खेल है सारा का सारा, ठीक है। लेजस फेयर स्टेट पर खेलेंगे आप सारे पेपर 1 में। हाँ दिव्या जी जी सर। आगे बात कंप्लीट करिए अपनी। नहीं सर, बस यही कर रही थी कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना ना, पूछे ऐसे जैसे बिल्कुल आपने पढ़ा है। आएगा, अच्छे कूट वाले क्वेश्चन आएंगे। हम पीवाईक्यूज को करेंगे दिव्या जी, चिंता ना करो। लास्ट में जब टॉपिक सारा पढ़ लोगे ना तब हम करेंगे जी इस सर। पीवाईक्यूज को। हाँ जी 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 मैम चिंता ना करो, आप पूरा करेंगे, देखना लास्ट में सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और एक और लेवल कौन सा बताया मैंने, लेजिस्फेयर, लेजिस ठीक है। 3 लेवल हुए, ओके। अब इनमें बात करते हैं ऑथोरिटेरियन में कौन प्रधान था, टीचर प्रधान था, मुख्य था ना टीचर ही, स्टूडेंट गौण है सर टू। और यहां पर डेमोक्रेटिक में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिवेट हो गए, दोनों ही एक्टिव हो गए। लेजिस्फेयर में टीचर और स्टूडेंट लर्नर दोनों ही पार्टिसिपेंट है, परंतु टीचर जो होता है कम हो जाएगा, थोड़ा सा गौण हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि पीएचडी में इमेजिन करिएगा दिव्या जी, है ना, पीएचडी में इमेजिन करो क्या होता है हमारे साथ में। पीएचडी में सर हमारा गाइड जो होता है नए के बराबर कुछ भी नहीं करता, है ना, हमें कह दिया कि जाओ बेटा पढ़ करके आओ, हम 5 साल तक अपने आप खुद ही काम करते हैं। मोर एक्टिव कौन है, स्टूडेंट है लेजिस्फेयर में, लेस एक्टिव टीचर है, बट है दोनों एक्टिव, ये बात भी ध्यान रखनी है दोनों पार्टिसिपेंट, ठीक है। खत्म नहीं हुआ टीचर का रोल, क्योंकि है टीचिंग के लेवल तो टीचर तो रहेगा इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। ऑथोरिटेरियन में नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग थॉटलेस होता है, मतलब सोच नहीं सकता बच्चा, अपनी विचारधारा नहीं अपनाता। डेमोक्रेटिक में थॉटफुल हो जाता है, थॉटफुल हो जाता है। और लेजिस्फेयर में हाईली थॉटफुल, जबरदस्त तरीके से सोचता है वो हर एक चीज को लेकर के, थॉटफुल, हाईली थॉटफुल, है ना, ठीक है। और सर जो हमारा ये जो लेवल होता है ऑथोरिटेरियन, यहां पर क्या करवाया जाएगा, रट्टा लगवाया जाएगा, और रट्टा क्रैमिंग पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, क्रैम करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल। डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा, मेमोरी से ऊपर उठे तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करेंगे। लेजिस्फेयर में याद भी कर लिया, समझ भी लिया, अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अपने आप को समस्या दे दी है, सॉल्व करो अपने आप, ठीक है। इस टॉपिक को अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसका एक पार्ट और अधूरा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें नहीं लग सकती इसमें। तो ये इसकी मुख्य विचारधाराएं होंगी ये चीजें। अभी यहां पर कोई किसी का प्रश्न है? जी सर। हाँ जी मैम। सर आप ना सारे इंग्लिश में लिख रहे हो, हमें ना कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रहा कि मतलब आप इंग्लिश में लर्न हो जाएगा, हमें पेपर हिंदी में देना है, तो थोड़ा सा हिंदी में लिख देंगे तो मच बेटर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है नेहा जी, इसमें ना
अच्छा, ये आपने देखा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, देखो। सर आप कंटिन्यू इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो हमें फिर वो इंग्लिश में लर्न हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे भी कंटिन्यू वैसे ही तो हमें वैसे लर्न होगा ना फिर। अच्छा अच्छा, तो देखो, मैं ये भी बात बताना भूल गया मैं शुरुआत में। पेपर 1 जो है, मैं जानता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं और ये अच्छी बात भी है, परंतु पेपर 1 जो डिजाइन किया गया स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ी जैसे रिसर्च की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में करेंगे तो गलत बात नहीं है, बट कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आपके इंग्लिश में क्लियर हो जाएंगे बट हिंदी में नहीं हो पाते। फिर भी मैं आगे से नेहा जी ध्यान रखूंगा कि हिंदी में भी एज इट टर्म्स को यूज करूंगा ना, शब्दों को यूज करूं। तो अथॉरिटेरियन सत्तावादी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और लेजिस्लेटिव अबंधता। ठीक है नेहा जी, मैं कोशिश करूंगा आगे से। और कुछ ओके बाकी चीजें समझ में आ गई ना नेहा जी? जी सर, बाकी क्लियर है, बट ना एक्चुअली पढ़ते पढ़ते हमें भी वो सारा इंग्लिश में लर्न हो जाएगा, लेकिन हमें चूज करना होता है ना हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की हिंदी आराम से बना लोगे आप, अंडरस्टैंड कर जाएंगे आप, है ना? ओके सर। ठीक है, आराम से बना लोगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा शब्दों को भी हिंदी में बोलूं भी। लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है ना सारा? जी सर जी। थैंक यू। तो किसी और का कोई प्रश्न भाई? सर हाँ जी मैम, कंचन जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी जो हमने जो टॉपिक पढ़े वो तो मुझे टॉपिक बुक्स में तो मिले, अगर मैं नोट्स बनाने के उस पर मुझे थोड़ा वैसे ही बात करना था। सॉरी मैं तो समझ नहीं ये पा रहा आपकी। अथॉरिटेरियन, मैं इसका जब नोट्स बनाने के अकॉर्डिंग मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसका नोट्स कैसे बनाना चाहिए, लाइक इसको ही सुन के बुक रीड करा जाए या फिर लिखा जाए? हाँ ये बताता हूँ, पेपर 1 के नोट्स मत बनाना, मेरा सजेशन है ये। फिर भी बनाने का मैंने तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रोकता कोई नहीं है। पेपर 1 की जो बुक है आपकी पियर्सन, वो इनफ है। सारी बातें मैं वहीं से उठाऊंगा, सारी बातें, और वहीं से आएंगी आपकी चीजें। और वहां बुक में आपको 4 चीजें ज्यादा ही मिलेंगी, कम नहीं मिलेगी मेरे से, है ना? ठीक है, तो वो बुक पढ़ लेना। टाइम उसमें नोट्स पर मत जाना, क्योंकि पेपर 1 समझ का खेल है, नोट्स मत बनाना बिल्कुल भी। पेपर 1 पूरी बुक ठीक है, एक बार पढ़ लिया, मोटे मोटे तौर पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे वहीं पर आपको। हाँ सर, टॉपिक तो वही है जो आप बता रहे हो, हाँ टॉपिक वही है जो आप बता रहे हो, पर वो थोड़ा सा इलाबरेट हो जाता है ना एक तरीके से बुक में, कि हाँ हमने वो टॉपिक बड़ा इलाबरेट हो गया, थोड़ा और एक्सप्लेन हो गया। वो तो है कि हाँ, आप समझा अच्छा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर मैंने अभी जो ये वाला टॉपिक ना मुझे बुक में मिल नहीं रहा है कि कोई और लैंग्वेज में लिखा है या ये यही लिखा अथॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव, ये चीज है। हाँ, ये 3 टॉपिक मुझे मिल ये नहीं रहे बताइए, बुक हिंदी में। है आपके पास या इंग्लिश है बुक? सर इंग्लिश ही है, वो 6th एडिशन मैं देख रही हूँ, बट मुझे वो बात नहीं, मैं भेज दूंगा आपको बाइपोलर ट्राइपोलर क्वाड्रिक वाला मिला। पेज वगैरह बता दूं। उसमें बुक में हो सकता है ऑटोक्रेसी लिखा होगा, ऑटोक्रेसी शायद हो ऐसा वर्ड। हाँ सर, है ऐसा लिखा हाँ, हुआ है। ऑटोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होगा या लेजिस्फेयर, तो लेजिस्फेयर में ही शायद रहेगा ना। ये 3 लेवल मिलेंगे, 3 शब्द मिलेंगे। लेकिन सर जो आप इसमें समझाएं, RLTL मिल रहा है, मगर वो ये भी है। टॉपिक नहीं हाँ मिल रहा, इसलिए ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ हाँ, कि मैंने बुक सही ली है या मैं पढ़ बुक सही आप रही हूँ या कुछ गलत हो बुक रहा आपकी है। बिल्कुल सही, बुक आपकी बिल्कुल सही है। मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बुक में ये एक एक लाइन में एक्सप्लेन है शायद, है ना? और वो भी साइड में हाँ छोटा सर, सा हाँ हाँ, और नहीं कॉलम बना करके है। नहीं समझ, हाँ हाँ। तो इसलिए है, इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। ये टॉपिक दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। मैं दोबारा एक बार चेक करती हूँ कि ये है कहाँ, मिले तो मैं ताकि पेज थोड़ा और। बता दूंगा आपको, चिंता ना करें कंचन जी, है ना? पेज नंबर बता के भेज दूंगा आपको। जी सर। 112। हाँ, ओके, सो थैंक यू टू ऑल। किसी का कोई और प्रश्न तो नहीं है? सर इसी को MLT और हाँ हाँ, इसी को ही बोलेंगे, ULT और इसी को ही RLT बोलेंगे, बोलते हैं सर? इसी को ही बोलेंगे MLT। मेमोरी लेवल ये हुआ ना, डेमोक्रेटिक UL अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हुआ ना, लेजिस्फेयर में रिफ्लेक्टिव लेवल हाँ हुआ ना। तो इसको आगे जाके बोलेंगे। मैंने कहा ना कि अभी इसका पार्ट हमने आधा ही पढ़ा है, इसको हमने पूरा पढ़ना कल बाकी है टॉपिक को, तब थोड़ा और से समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल।